आज हम सल्तनत काल के जो शासक थे, तुर्क शासक, उनकी मंगोल नीति के बारे में अध्ययन करेंगे, या जिसको हम सीमांत क्षेत्र की जो नीति थी उसके संदर्भ में उनकी क्या नीति रही थी सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, उसका अध्ययन करेंगे। ये सल्तनत काल के ऊपर अपना अंतिम व्याख्यान है। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्क शक्ति और मंगोल शक्ति, इन दो शक्तियों का उदय हुआ। तुर्कों ने मध्य एशिया से भारत आकर के भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वहीं दूसरी ओर आधुनिक मंगोलिया और गोबी के रेगिस्तान में मंगोल शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये दोनों शक्तियां भारत में तुर्क सत्ता और उधर मंगोलिया में मंगोल सत्ता, इन दोनों में 13वीं और 14वीं शताब्दी में आपस में संघर्ष हुआ। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक जो सुल्तान थे, उन्होंने मंगोल शासकों के विरुद्ध रक्षात्मक नीति का अनुसरण किया। सबसे पहले बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध रक्षात्मक नीति के तहत सीमांत क्षेत्र में किले बनाए, और बाद में मंगोलों के विरुद्ध आक्रामक नीति का अनुसरण करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत और मंगोल सुल्तान शासकों के बीच संघर्ष हुआ, और दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा मंगोलों के विरुद्ध एक सुस्पष्ट नीति बनाई गई जो लगभग 1399 तक रही। उसके बाद 1400 से लेकर के 1526 ईस्वी तक सीमांत नीति का कोई सुस्पष्ट उद्देश्य रहा नहीं। इसका परिणाम ये रहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। सीमा क्षेत्रों की सीमा की रक्षा के लिए कोई पॉलिसी थी नहीं। इसके कारण सीमावर्ती इलाकों से होकर के तैमूर और बाबर ने भारत पर आक्रमण किए, उत्तर पश्चिमी सीमा से होकर के, और सल्तनत का विनाश हो गया। मंगोलों को एक शक्तिशाली दल में परिवर्तित करने का श्रेय चंगेज खां के द्वारा किया गया। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने न केवल मंगोलिया के ऊपर अपना कब्जा किया, चीन के साम्राज्य को उन्होंने ध्वस्त किया, और मध्य एशिया के मुस्लिम राज्यों को भी उन्होंने परास्त किया। इन्हीं मध्य एशियाई राज्यों की विजय के क्रम में चंगेज खां ने मध्य एशिया के राज्य ख्वारिज्म पर कब्जा कर लिया, और ख्वारिज्म का राजकुमार जो था जलालुद्दीन मंगबर्नी, वो 1221 ईस्वी में मंगोलों के विरुद्ध दिल्ली के सुल्तान से सहायता प्राप्त करने के लिए भारत आया। जलालुद्दीन मंगबर्नी, ख्वारिज्म का शासक, चंगेज खां से हार करके दिल्ली की ओर आया। इल्तुतमिश उस समय दिल्ली का सुल्तान था। मदद मांगी जलालुद्दीन मंगबर्नी ने इल्तुतमिश से चंगेज खां के विरुद्ध। चंगेज खां जो इल्तुतमिश जो था वो एक महान कूटनीतिज्ञ था। उसने इस बात को समझा कि जलालुद्दीन मंगबर्नी की सहायता करने से चंगेज खां नाराज हो जाएगा, और उस मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के आक्रमण से मुझे निपटना पड़ेगा। अतः ऐसा संकट वो लेना नहीं चाहता था, और सक्षम भी नहीं था चंगेज खां को रोकने में। अतः इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबर्नी की कोई सहायता नहीं की। चंगेज खां भी उसकी तटस्थता की नीति से खुश हुआ, और चंगेज खां ने भी दिल्ली पर चढ़ाई नहीं की। इस प्रकार 1221 ईस्वी में मंगोलों का पहला आक्रमण टल गया। उसके बाद इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के शासनकाल में, इल्तुतमिश के बाद में रजिया बनी। रजिया के बाद में
बहराम शाह, मसूद शाह और फिर नासिरुद्दीन महमूद वो सुल्तान बने। 1266 ईस्वी तक नासिरुद्दीन महमूद का शासन रहा। तो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों का जो शासनकाल था 1236 से 65-66 तक, उसके दौरान मंगोल आक्रमणों की संख्या बढ़ी। उस समय तक चंगेज खां की मृत्यु हो चुकी थी और चंगेज खां का जो राज्य था वो उसके उत्तराधिकारियों में बंट गया। चंगेज खां के उत्तराधिकारियों ने भी दिल्ली के ऊपर, दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, क्योंकि इल्तुतमिश के जो कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, बहराम शाह, मसूद शाह और रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश के बाद रजिया बनी। उसके समय में हसन कर्लुक का आक्रमण हुआ, लेकिन उसने भी तटस्थता की नीति का अनुसरण किया। फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह और फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह, इनके समय में दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों पर मंगोलों के कब्जे हो गए, क्योंकि ये इल्तुतमिश के जो ये कमज़ोर उत्तराधिकारी थे वो उन्हें रोक पाने में असमर्थ थे। फिर 1265 में बलबन दिल्ली का सुल्तान बना, तो उस समय तक पंजाब में मंगोलों ने काफ़ी बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। व्यास नदी तक का इलाका मंगोलों के कब्ज़े में जा चुका था। दिल्ली की सुरक्षा के प्रति भी चिंता प्रकट की जा रही थी। अतः बलबन ने सुल्तान बनने के बाद मंगोल आक्रमण के संकट को दूर करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई। बलबन को ये श्रेय जाता है कि उसने दिल्ली सल्तनत की सीमांत नीति निर्धारित की। सबसे पहले अपनी सल्तनत की सुरक्षा के लिए जो उसने सीमांत नीति बनाई, इसके लिए उसने क्या किया, उसने समस्त उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र का सैन्यीकरण किया। जिन इलाकों से होकर के मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में प्रवेश करते थे, उन सीमावर्ती इलाकों में उसने दुर्ग बनवाए, सैन्य संगठन को शक्तिशाली और कुशल बनाया, योग्य सेनापतियों को उसने सीमांत क्षेत्र की रक्षा के लिए तैनात किया। इस कड़ी में बलबन ने क्या किया, लाहौर और मुल्तान में तथा सुनाम, समाना और भटिंडा में अपने राजकुमारों को तैनात किया। मंगोलों से सुरक्षा के लिए बलबन ने 2 सुरक्षा पंक्तियां बनाई। पहली सुरक्षा पंक्ति थी लाहौर और मुल्तान में। वहां पर उसने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार मोहम्मद को तैनात किया। इसी प्रकार दूसरी सुरक्षा पंक्ति बनाई उसने सुनाम, समाना और भटिंडा में। वहां पर उसने अपने दूसरे पुत्र बुगरा खां को तैनात किया। अब सीमावर्ती क्षेत्रों में उसने दुर्गीकरण कर दिया, सुरक्षा पंक्तियां बना दी, राजकुमार मोहम्मद और बुगरा खां को तैनात कर दिया। इसी दरमियान 1285 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तमर का आक्रमण हुआ, और इस तमर के आक्रमण के दौरान लाहौर और मुल्तान में तैनात राजकुमार मोहम्मद वो तमर के आक्रमण के दौरान मारा गया। इससे बलबन को बड़ा दुख पहुंचा। बलबन मोहम्मद खां को ही अपना उत्तराधिकारी मानता था, तो उससे बलबन को बड़ा धक्का पहुंचा और बलबन उसके शोक में खुद कमज़ोर हो गया और 1286 में बलबन की भी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार बलबन के दूसरी सुरक्षा पंक्ति तैनात थी सुनाम, समाना, भटिंडा में बुगरा खां के नेतृत्व में। तो बलबन तो 1286 में मर गया। बलबन ने मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए सीमांत नीति बनाई। पहली बार लाहौर, मुल्तान, सुनाम, समाना, भटिंडा में उसने दुर्ग बनाए, सुरक्षा पंक्तियां बनवाई, और बलबन ने मंगोल आक्रमण को विफल बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो बलबन की नीति सुरक्षात्मक थी। बलबन
ने आक्रामक नीति नहीं अपनाई और जो क्षेत्र मंगोलों के अधिकार में जा चुके थे उन पर उसने पुनः जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। और मंगोल आक्रमणों का अगला और सबसे भीषण चरण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासन पर बैठने के तुरंत बाद 1297-98 में तरगी ने आक्रमण किया, परंतु असफल रहा। उसके बाद अगले वर्ष सल्दी नामक मंगोल आक्रांता ने आक्रमण किया, परंतु अलाउद्दीन का जो सेनापति था जफ़र खां, उसने सल्दी को पराजित करके बंदी बना लिया। उसके बाद अगले वर्ष 1299 में कुतलक ख्वाजा ने आक्रमण किया। उसके युद्ध में जफ़र खां मारा गया। दिल्ली की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी, परंतु आक्रमण विफल कर दिया गया कुतलक ख्वाजा का। उसके बाद 1302-3 में तारगी ने आक्रमण किया। उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर व्यस्त था और मंगोलों की सेना दिल्ली तक पहुंचने में सफल भी हो गई थी, परंतु अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान को पूर्ण करके दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के चारों ओर खाइयाँ खोद दी गई थी पहले ही सेना के द्वारा, तो ये जो तारगी था वो अधिक समय तक दिल्ली को घेर कर रख नहीं सका और तारगी के नेतृत्व वाली मंगोल सेना बिना किसी विशेष लाभ के वापस लौटने को बाध्य हुई। अलाउद्दीन के शासन के अंतिम दिनों में ही कुबक, तरतक, अली बेग और इकबालमंद के आक्रमण हुए 1305 से 1307 ईस्वी के बीच में, परंतु ये आक्रमण विफल कर दिए गए। बलबन के विपरीत अलाउद्दीन खिलजी की जो मंगोलों के प्रति नीति थी वो आक्रामक थी। उसने न केवल अपने सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा की, बल्कि जो इलाके मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत के पहले छीन लिए थे उनको वापस मंगोलों से छीनकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो ये आक्रामक नीति अपनाई गई, इसका बड़ा फ़ायदा हुआ और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बाद कोई बड़ा आक्रमण मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर नहीं किया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तर्माशिरीन का आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने तर्माशिरीन से युद्ध लड़ने के बजाय उसे धन देकर विदा कर दिया। उसके बाद मंगोल आक्रमणकारियों का जो प्रवाह था वो समाप्त हो गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर विदेशी आक्रमण तो फिर भी रहे। तैमूर ने 1398-99 में आक्रमण किया। उसके बाद बाबर का 1526 में आक्रमण हुआ, लेकिन ये तैमूर और बाबर जो ये थे तुर्क ज़्यादा थे, मंगोल कम थे। सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा का प्रश्न बना हुआ था। तैमूर ने 1398-99 के आक्रमण में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय, वो सामना नहीं कर सका और तैमूर दिल्ली को लूट करके पुनः गया। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य का विघटन पूरा कर दिया और बाद में तैमूर का ही वंशज बाबर 1526 ईस्वी में अंतिम लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त करके दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहा। अब मंगोल आक्रमणों का दिल्ली सल्तनत पर व्यापक ढंग से प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम इन मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत का सैन्य संगठन प्रभावित हुआ। दिल्ली सल्तनत के विनाश का कारण मंगोल बन सकते थे, परंतु दिल्ली के सुल्तानों विशेषकर बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने एक शक्तिशाली सेना का विकास किया ताकि मंगोल आक्रमणों को विफल किया जा सके। अब दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तानों का ध्यान मंगोलों से सुरक्षा पर केंद्रित रहता था। इसका प्रभाव यह हुआ कि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। सारा फोकस केवल और केवल सुरक्षा के ऊपर रहा दिल्ली के सुल्तानों का। इससे दिल्ली के जो सुल्तान थे उनको अपना साम्राज्य विस्तार करने का समय ही नहीं मिला। विस्तारवादी नीति वो अपना ही नहीं सके और इन मंगोल आक्रमणों के भय से वे अपने विरोधियों के साथ संघर्ष करने और उनकी शक्ति को कुचलने में भी असमर्थ रहे। जैसे एग्जाम्पल देखें हम तो राजपूत राज्यों की जो शक्ति थी उसको कुचल नहीं सके दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, क्योंकि उनका आधा ध्यान तो मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षा में रहता था और आधी शक्ति तो उधर ही रहती थी। तो राजपूतों की शक्ति का विनाश दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा संभव नहीं हुआ। आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो मंगोल आक्रमणों ने मध्य एशिया से होने वाले व्यापार को प्रभावित किया।
निरंतर आए दिन होने वाले आक्रमणों से व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध रहे और मध्य एशिया से दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का कोई व्यापार बढ़ नहीं पाया। तो इसके आर्थिक दुष्परिणाम भी रहे। यद्यपि दिल्ली के शासक मंगोल आक्रमणकारियों का सामना करने में सफल रहे और एशियाई राज्यों में केवल दिल्ली सल्तनत ही एकमात्र ऐसी सल्तनत थी जिसने मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया था और मंगोलों के अभिशाप से जो सुरक्षित रहा था, फिर भी इस सफलता के लिए दिल्ली के सुल्तानों को इतना श्रेय हम नहीं दे सकते, क्योंकि अलाउद्दीन बलबन की राज्यारोहण के समय तक चंगेज खां की मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि उसके पुत्रों, चंगेज खां के पुत्रों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन मंगोलों की आपसी कमजोरी अब उजागर हो चुकी थी। चंगेज खां का जो मंगोल साम्राज्य था वो उसकी मृत्यु के बाद निरंतर विभाजित होता गया था और उनमें आपसी संघर्ष ने ही मंगोलों की शक्ति को कमज़ोर कर दिया और आपस में लड़ने से मंगोलों की सैनिक शक्ति कमज़ोर हो गई। और दूसरी ओर इधर बलबन और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की सैनिक शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही थी। इस कारण बलबन और अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमणों को प्रभावहीन करने में सफल रहे। अब दिल्ली सुल्तानों की सीमांत नीति को क्या हम सफल माने? तो पूरी तरह से सफल मानना तो कठिन है, क्योंकि मंगोल आक्रमण तर्माशिरीन के बाद हुए नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, लेकिन उसके बाद भी उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र की सुरक्षा की समस्या बनी रही और आधी शताब्दी के बाद ही तैमूर का आक्रमण इसी उत्तर पश्चिमी दिशा से हुआ और इसे रोकने में दिल्ली सल्तनत की सेना असफल रही। इसी प्रकार इसी उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती इलाके से होकर के बाबर ने आक्रमण किया, उसे भी नहीं रोका जा सका। अतः सीमांत क्षेत्र की रक्षा संतोषजनक ढंग से नहीं हो पा रही थी और तैमूर और बाबर के आक्रमणों ने सल्तनत के पतन में निर्णायक योगदान दिया। तैमूर के आक्रमण ने जहां तुगलक साम्राज्य को धराशायी कर दिया, वहीं बाबर के आक्रमण ने सल्तनत के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। अंतिम सुल्तान जो था वो इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो सीमांत नीति जो थी, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की नीति, चाहे पहले मंगोलों के विरुद्ध हो जो आंशिक रूप से सफल रही और उसके बाद तुर्कों के विरुद्ध, तैमूर और बाबर के विरुद्ध, हम देख सकते हैं कि सीमांत नीति ज़्यादा कारगर नहीं थी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की। और सीमांत नीति की असफलता का इससे बड़ा कोई दूसरा प्रमाण हो नहीं सकता कि दिल्ली सल्तनत स्वयं अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं कर पाई, जिसके कारण निरंतर विदेशी आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर होते रहे और तैमूर और बाबर के आक्रमण के बाद तो दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तो ये तुर्क सुल्तानों की या दिल्ली सल्तनत की सीमांत नीति, जिसमें मंगोल नीति और तैमूर और बाबर के आक्रमणों के विरुद्ध नीति, ये दोनों ही चीज़ें इस टॉपिक में आती है। तो यहाँ अपना ये व्याख्यान समाप्त होता है और दिल्ली सल्तनत का पूरा टॉपिक भी अपना यहाँ पूरा होता है। कल से हम मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर के बारे में पढ़ेंगे और बाबर की उपलब्धियाँ, उसकी विजयें, उसका मूल्यांकन, और यहाँ से अपना मुग़ल काल कल से शुरू होगा। धन्यवाद।